जिन कपल्स के बीच में बेबी प्लान करते हुए वीक होता है वो बच्चा लेके पैदा होता है। संतान प्राप्ति के रास्ते में ना दीवार नहीं आती, ताले होते हैं और तालों की चाबी होती है। चाबी एस्ट्रोलॉजर बता देता है कि इस ताले की चाबी कौन सी है। बात इतनी सी है, बच्चे का चार्ट देख के ये पता चल जाता है कि जब ये बच्चा कंसीव हुआ था तब मदर की क्या थी। चंद्रमा खराब वाले बच्चों में मैंने एक और चीज देखी है, एक बार इनके दिमाग के अंदर कीड़ा आ गया ना, मुझे नहीं पढ़ना है तो मुझे नहीं ही पढ़ना है, और भाई सिर्फ उनका सही कर दो वो पढ़ना शुरू हो जाएंगे। करियर की बात करें तो क्या करियर का भी कुंडली को देखकर ही निर्णय लेना चाहिए कि इस बच्चे को जॉब करनी चाहिए, बिजनेस में जाना चाहिए या खुद का कुछ करना चाहिए? आज से 15 साल पहले जिन पेरेंट्स ने एस्ट्रोलॉजर से पूछा होगा कि इस बच्चे को क्या करना, वो क्या बच्चे आज उसी फील्ड में काम कर रहे होंगे? मे बी नॉट। बहुत संभावना है नहीं। नमस्कार, इस पॉडकास्ट सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। पॉडकास्ट में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो काफी लोगों को अफेक्ट करता है, परेशान करता है। संतान सुख की प्राप्ति होना या संतान सुख की प्राप्ति हो जाए तो संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना। ऐसा क्यों होता है? किन ग्रहों के प्रकोप की वजह से होता है या किन ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही होती है जो ये परेशानियां लेकर आती है? कई बार हम देखते हैं बहुत सारे लोग संतान सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते, IVF तक के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें संतान सुख नहीं मिल पाता। किन कारणों से होता है, कौन से उपाय करने से इस समस्या से छुटकारा, निजात मिल सकती है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। और अगर इस विषय पर हमें चर्चा करनी है तो एक बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर का होना बहुत ज़रूरी है, जिनको गुण ज्ञान हो एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जो हमें सही गाइडेंस दे पाए। तो आज के इस एपिसोड में एक ऐसे ही बहुत खास मेहमान को आपके लिए लेकर आई हूँ, डॉक्टर योगेश शर्मा जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं और वास्तु विशेषज्ञ भी हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं, कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्ते सर, बहुत स्वागत है आपका और थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुत वैल्यूएबल टाइम दिया, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग आपसे बात कर रहे थे लेकिन टाइम मिल ही नहीं पा रहा था और ये स्केड्यूल ही नहीं हो पा रहा था जी। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल जो आपसे ये है कि अगर हम बात करें संतान सुख की, तो क्या ये संतान का योग होना क्या कुंडली में नजर आ जाता है? जी अंशिका, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि संतान का सुख है या नहीं है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में बहुत सारे कपल्स के साथ कंसल्टेशन की है इसके लिए, और वो कहीं ना कहीं और से भी कंसल्टेशन करके आए होते हैं। राइट। तो दुख इस बात से होता है कि जब कोई एस्ट्रोलॉजर ना 1-2 मिनट चार्ट देके बोल दे आपकी कुंडली में संतान सुख है ही नहीं, यह सबसे गलत बात होती है। 95-98% चार्ट्स में क्या होता है, संतान सुख होता है, लेकिन संतान तक पहुंचने की जो यात्रा होती है वो थोड़ी दुर्गम होती है, थोड़ी सी मुश्किलों भरी होती है। सिर्फ इतना होता है, और ये सिर्फ एक कुंडली देख के नहीं, कुंडली के साथ संतान का चार्ट, जिसको हम सप्तांश या D7 चार्ट बोलते हैं, उसको देखना होता है। संतान कारक बृहस्पति की क्या पोजीशन है उसको देखना होता है। फिर कुंडली के 5th लॉर्ड की बारी आती है जो संतान कारक होता है। इन सब चीजों को पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद ये देखा जाता है कि इनको संतान प्राप्ति जो है वो ईश्वर की कृपा से सीधे सरल तरीके से या कुछ ना कुछ डिले होंगे। अब एक चीज याद रखिएगा कि ये जो मैंने फैक्टर्स अभी बताए ना, ये सारे के सारे फैक्टर्स ना एक तरह से डॉर्मेंट स्टेट में होते हैं, सोए हुए होते हैं। ये तब जगते हैं जब इनसे रिलेटेड प्लेनेट की दशा आती है। ओके। ज्यादातर केसेस में क्या है, क्योंकि फैक्टर्स इतने ज्यादा हैं, किसी ना किसी एक फैक्टर की दशा जो है आ ही रही होती है, तो संतान हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई किस्मत का खेल ऐसा होता है कि ये सारे फैक्टर्स एक साथ नहीं मिलते हैं, वो दशा लेट आती है। जब दशा लेट आती है तब संतान प्राप्ति हो जाती है। तो संतान प्राप्ति 95% केसेस में होती है। कई केसेस में रास्ता थोड़ा कठिन होता है, तो सिर्फ हमें वो रास्ता पहचानना है। क्या है, किसी का रास्ता डॉक्टरी ट्रीटमेंट से होकर गुजरता है, किसी का रास्ता जो है ये IVF से होके गुजरता है, और कई लोगों का संतान प्राप्ति का रास्ता जो है वो उपायों से होके गुजरता है। मैं ये खुद कभी नहीं कहता कि सिर्फ उपाय कर लो, इलाज छोड़ दो, नेवर। मेरी टेबल पे मेडिकल रिपोर्ट भी पड़ी होती है कपल्स की, साथ में उनका बर्थ चार्ट भी पड़ा होता है। मैं बर्थ चार्ट देख के ये बताता हूं कि अगर मेडिकल एड भी लेनी है वो किस तरह की लेनी चाहिए ताकि आपकी ये कोशिशें सफल हो। कहां पे दिक्कत है ये मैं बताता हूं, और विज्ञान यानी मेडिकल साइंस उसको दूर कर देती है। तो ये टीम वर्क है एक।
राइट। तो ये हो जाता है। अगर मैं ये क्लेम करना शुरू हो जाऊं कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करो, इसके उपायों से ही संतान हो जाएगी, तो ये क्लाइंट को मिसलीड करने वाला काम होगा। लेकिन फिर भी संतान के ज्यादातर योग जो है कुंडलियों में होते हैं। बहुत रेयर होता है 1-2-3% के ये योग नहीं होते हैं, लेकिन वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। तो जैसे कि आपने बताया कि दोनों चीज़ों से हमें देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह इस तरह का अंधविश्वास में लोग परेशान हो जाते हैं कि संतान प्राप्ति नहीं हो रही, यहाँ पर पूजा कर लो, ये कर लो, ये उपाय कर लो। लेकिन फिर हम अगर कोई प्रॉब्लम बॉडी में है या कोई कमी बॉडी में है जिसका ट्रीट करके वो पूरी हो सकती है या आप ठीक हो सकते हो, कंसीव आप कर सकते हो, तो लोग उस चीज़ को छोड़ करके देन फिर उपायों और पूजा पाठ डेफिनेटली पे यही चला मैं जाते कहना हैं। चाह रहा हूं कि मेरी टेबल पे कुंडली के साथ साथ मेडिकल रिपोर्ट जरूरी है। हाँ। जो भी कपल संतान प्राप्ति में डिले की शिकायत लेके आता है, मैं उनसे जरूर उनका मेडिकल ओपिनियन जरूर पूछता हूँ। उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। और इसमें भी संतान प्राप्ति में जब जब डिले होते हैं, उसमें भी 3 फैक्टर्स का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। अच्छा। पहला फैक्टर है मेडिकल रिपोर्ट्स, मेडिकल हिस्ट्री, और साथ ही साथ में उनका जो डेली का लाइफस्टाइल है। कईयों का लाइफस्टाइल ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से संतान प्राप्ति या कंसेप्शन में कोई ना कोई ट्रबल हो। राइट। हर एक की लाइफ अपनी है। फिर दूसरे नंबर पे आता है इमोशनल तल। इस इमोशनल तल पे क्या होता है कि देखिए, तनाव जो होता है ना, ये कंसेप्शन का दुश्मन होता है। कई बार तनाव कैसा होता है कि कपल इश्यूज आपस में इतने होते हैं कि उसकी वजह से टेंशन का माहौल इतना होता है कि जिसकी वजह से कंसेप्शन जो है वो लेट होती चली जाती है। और दूसरे नंबर पे यही तनाव का एक और कारण होता है, परिवार वालों की तरफ से अनड्यू प्रेशर। यानी संतान में डिले होने का कारण जो है वो कपल के बीच में नहीं होता, वो कपल वर्सेस फैमिली बन जाता है। और ये जो डेडलाइंस दे देते हैं, ये जो टेंशन दे देते हैं ना, इसकी वजह से भी कंसेप्शंस में कई बार डिले होते हैं। और फिर तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये आती है कि संतान प्राप्ति के लिए कपल खुद ही मेंटली तैयार नहीं होते। और जब ये खुद मेंटली तैयार नहीं होते ना, कंसेप्शन जो होती है फिजिकल लेवल पे फिर भी दूसरे नंबर पे आती है, फिर मेंटल लेवल पे ये पहले नंबर पे आती है। तो मेडिकल इशू, टेंशन और खुद की तैयारी होना, ये 3 चीजें जब तक नहीं होती हैं, कंसेप्शन नॉर्मली संभव नहीं होती है। ऑलराइट सर, एक चीज़ और है कि कई बार ऐसा होता है कि जो लोगों ने अभी अभी शादी की, देन बेबी प्लान करने का और अभी वो लोग नहीं सोच रहे हैं, देन कंसीव हो जाता है, देन उसको डिले कर देते हैं कि अभी हम लोग इसको कंसीव कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम लोग बाद में ऐसा प्लान करते हैं कि अभी वी आर नॉट रेडी मेंटली, अभी हम लोग को ज़िंदगी इंजॉय करनी है, सबके अपने अपने रीजंस होते हैं। तो फिर जब बाद में वो लोग प्लान करते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो क्या वहाँ पर कोई ग्रहों की वजह से होता है, या फिर क्योंकि कई कई एस्ट्रोलॉजर्स या कई लोगों का ऐसा कहना है कि पहली बार जब जीव आपके गर्भ में आया तब आपने उसको टर्मिनेट कर दिया, तो फिर इस वजह से? देखिए, ये पाप पुण्य से मैं थोड़ा ऊपर उठ के बताऊंगा। हाँ प्लीज। मैंने अभी क्या बताया कि संतान प्राप्ति के फैक्टर्स क्या होते हैं। संतान प्राप्ति का ना कुंडली में जो भाव होता है ना, वो होता है 5वां भाव। ठीक। और ये 5वां भाव बताता है कि इंसान की अपनी जो क्रिएशन यानी संतान है वो इस जीवन में कब आएगी। ठीक है। 5वां भाव, 5वें भाव का स्वामी, ये दोनों बताते हैं। साथ में नेचुरली जो बृहस्पति है ना, इसको संतान कारक ही कहा गया। ठीक है। फिर D7 का लॉर्ड बताता है कि इनकी पोजीशन कहाँ पे है। ये सारे फैक्टर्स मिलके ना ट्रिगर कब होते हैं, जब रिक्वायर्ड दशा अंतर दशा आती है। चलते चलते आकाश में जब ये प्लेनेट मिलते हैं तब ये चीजें संभव होती हैं। जीवन में आ जाना इतना आसान नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बार उन्होंने टर्मिनेट कर दिया या पोस्टपोन कर दिया, लेकिन जब उन्होंने प्लान किया, मे बी आकाश पे वो वाला सिस्टम अभी नहीं था, वो वाली सरकार नहीं आई थी अभी जो संतान दे दे। कोई बात नहीं है, फिर आ जाएगी। यही तो एस्ट्रोलॉजर बताएगा। देखिए क्या होता है कि संतान प्राप्ति के रास्ते में ना दीवार नहीं आती, ताले होते हैं और तालों की चाबी होती है। चाबी एस्ट्रोलॉजर बता देता है कि इस ताले की चाबी कौन सी है। बात इतनी सी है। जो कोई दीवार समझ के बैठ जाएगा ना, आगे रास्ता ही नहीं है, वो गलत कर रहा है। थोड़ा दाएं बाएं देखने की जरूरत है। यहां दरवाजा नहीं है तो इधर उधर कहीं होगा। तो दरवाजा नॉर्मली 98% केसेस में निकल आता है, बस उसको पहचानने का एक मतलब होता है। तो ये कोई मायने नहीं है तब पाप किया पुण्य किया, ऐसा कुछ नहीं है।
फैमिली जब इंसान अच्छा समझेगा तभी अपनी फैमिली को एक्सपेंड करेगा। राइट। तो बस उस समय पे आपने कई बार ऐसी न्यूज देखी होगी ना, शादी के 12 साल बाद संतान हुई, हाँ। शादी के 10 साल बाद संतान हुई। जी। अब इसमें भी देखिए, सबसे बड़ी बात, लोग ना एक सवाल पूछते हैं एडॉप्टेड संतान को लेके। अब कई लोग हैं जो कई जगह से काफी ज्यादा ट्राई करने के बाद अडॉप्शन की तरफ जाते हैं, लेकिन ना अडॉप्शन में मैंने ना बड़े सारे केसेस में देखा है बुझे मन से अडॉप्शन होती है। एक मन के अंदर होता है ना कि अपना डीएनए हो, बुझे मन से अडॉप्शन होती है, वो मत करो। अडॉप्शन का भी जो मौका है ना, कुदरत बहुत किसी किसी को देती है, वो है कि किसी एक जीव आत्मा को आपने अपनी फैमिली डीएनए का पार्ट बनाया। और जो कपल, ये मैं 100% चीज बता रहा हूं, 100%, 99% नहीं है ये चीज, कि जो कपल अडॉप्शन करते हैं उनका पंचम भाव इमीडिएटली एक्टिव हो जाता है। पंचम भाव सिर्फ संतान का नहीं है, पंचम भाव है आपके पूर्व पुण्य का, वो पुण्य जो आप पिछले जन्म से कमा के लाए हो। कितने ही केसेस में देखा है कि जब संतान अडॉप्ट होती है उसके बाद जीवन बदलते देखे हैं, लाइफ में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते देखा उन लोगों को। और कई केसेस में ऐसा देखा क्योंकि पंचम भाव एक्टिवेट हो गया, अडॉप्शन करने के अगले साल ही वो खुद भी कंसेप्शन हो गई उनकी। ये होता है अडॉप्शन का एक बहुत ज्यादा ज्योतिषीय प्रभाव। तो संतान प्राप्ति का जो ये सिस्टम है ना, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ डिकोड करने की जरूरत है। राइट। और राइट नॉलेज की जरूरत है, मुझे लगता है एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास अगर हम जाते हैं तो हमें गाइड कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारी चीजें आप जिस तरह से जाना चाहो उस तरह के लोग उपलब्ध रहते हैं। आपकी एनर्जीज को भी बैलेंस कीजिए भाई। अगर बेबी को आप इस जिंदगी में दुनिया में लाना चाहते हैं तो पहले अपनी एनर्जीज को प्योर कीजिए, और फिर आप जिस तरह का इंसान चाहेंगे उस तरह का उसी से आप कनेक्ट होते हैं। इसमें एक और चीज मैं ऐड करूं कि बच्चे का चार्ट देख के ये पता चल जाता है कि जब ये बच्चा कंसीव हुआ था तब मदर की स्टेट ऑफ माइंड क्या थी। अच्छा। हाँ जी, बच्चे का चार्ट देख के। अब मैं कपल्स को ना ये बार बार कहता हूँ कि बेबी प्लान करने के लिए पहले नंबर पे कपल क्या करते हैं, अपनी इनकम देखते हैं, अपनी विल पावर, इच्छा शक्ति देखते हैं, फिर घर वालों का प्रेशर भी उसमें मैटर करता है जी। वो ये नहीं देखते कि उस समय पे उन दोनों के बीच में इमोशनल लिंक क्या था। जिन कपल्स के बीच में बेबी प्लान करते हुए इमोशनल लिंक वीक होता है, वो बच्चा खराब सूर्य और चंद्रमा लेके पैदा होता है। उस बच्चे की कुंडली में हमेशा कोई ना कोई ग्रहण दोष होगा, कोई ना कोई विचित्र खराब दोष होंगे। अब ये खराब दोष क्यों हुए? क्योंकि जिस समय पे ये बच्चा प्लान हो रहा था उस आत्मा को इनवाइट किया उन्होंने, जो आत्मा कर्म भोगने के लिए नहीं, कर्म भुगतने के लिए आना चाहती है। जब भी एक कपल बेबी प्लान के लिए कोशिश कर रहा होता है या प्लान कर रहा होता है ना, तो आसपास 20 आत्माएं अपनी कर्म गति पकड़ के घूम रही होती हैं। उस समय उन दोनों की स्टेट ऑफ माइंड के अनुकूल, उस दोनों की चलती हुई दशा के अनुकूल, जिसकी कर्म गति उनसे मैच करेगी वो आत्मा उनके घर में अवतार लेगी। क्या बात है सर जी। तो जब भी बेबी प्लान करना है उस समय पे आपसी तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए। दिस इज सो डीप। इसको उल्टा करके चार्ट को पकड़ना है। इनकम बाद में आ जाएगी, जो बेबी आएगा वो अपने कर्म का खाना साथ में लेके आएगा। किसी के प्रेशर में नहीं आना है। सबसे पहले देखो कि क्या दोनों मियां बीवी एक दूसरे के अनुकूल फील कर रहे हैं, दोनों के बीच में एक मोहब्बत, एक सामंजस्य का वातावरण है, तभी केवल और केवल अच्छा बर्थ चार्ट जो है इस दुनिया में आ सकता है। अच्छे बर्थ चार्ट का मतलब है अच्छी हेल्थ, अच्छा सिविलियन, अच्छी वैल्यू ऐड करने वाला प्राणी। अच्छा ठीक है सर, अभी हमने समझा कंसीव होने के बारे में। अब जब बच्चा दुनिया में आ जाता है, देन वो बड़ा होता है, अब स्टडीज की बारी आ जाती है। कई पेरेंट्स का सवाल होता है कि बच्चे का जो मन है वो स्टडीज में लगी नहीं रहा, और उसको समझा लिया, सब चीज करके देख ली, लेकिन स्टडीज में नहीं लग रहा मन। इसका क्या कारण होता है? इसके एक नहीं 2-3 कारण है। अच्छा। आपको ना बच्चे को कैटेगराइज करना है। अच्छा ओके। पहले नंबर पे कैटेगराइज करना है कि ये मर्क्यूरी वाला बच्चा है, अच्छा, ये मार्स वाला बच्चा है, कि ये चंद्रमा वाला बच्चा है। ठीक। मर्क्यूरी वाला बच्चा होगा, पढ़ाई करेगा, अच्छा, पढ़ेगा, समझेगा, आके होमवर्क करेगा, डायरी पे नोट करके लाएगा। ये लेकिन ये बच्चे का मर्क्यूरी वीक होगा तो क्या करेगा? ये क्लास में बैठा तो रहेगा, जोन आउट होता रहेगा। कहते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन हेयरिंग एंड लिसनिंग। राइट। तो वो सुनेगा तो समझेगा नहीं, ही विल नॉट लिसन।
खराब मर्क्यूरी वाला बच्चा। खराब मर्क्यूरी वाला बच्चा रटेगा, समझेगा नहीं किसी कॉन्सेप्ट को। तो पहला तो है मर्क्यूरियन चाइल्ड। दूसरा है मार्स वाला बच्चा। मार्स वाला बच्चा कहता है समझ लूंगा, एंड वाले दिनों में भी पढ़ के कर लूंगा, मुझे अभी मेरी मार्स की एनर्जी को रिलीज करने दो, मुझे खेलने दो, मुझे उत्पात मचाने दो। आपने घर में देखे होंगे कई बच्चे ऐसे जो पर्दों को लटक के झूल जाते हैं। ऐसे बच्चे जो जिस कमरे में जाएं थोड़ी देर बाद वहां लगता है जैसे बम फटा हो। इस तरह का कैरेक्टर होते हैं। हाँ जी। तो ये मार्स की एनर्जी के बच्चे, इनको कोई एक्टिविटी लेके दो ना। ये जितना रात को थक के सोएंगे, पढ़ाई को तो बाय वन गेट वन में ऐसे ही अब्सॉर्ब कर लेंगे। आपको बच्चे का तत्व पहचानना है। और फिर सबसे खतरनाक तत्व आता है चंद्रमा वाले बच्चे। अच्छा। चंद्रमा वाले बच्चे क्या होंगे कि क्लास में पढ़ेंगे, घर आके भूल जाएंगे, घर पे पढ़ के जाएंगे, एग्जाम में भूल जाएंगे। उनको अपना इमोशनल वातावरण बैलेंस चाहिए। उन बच्चों को पढ़ाई के अंदर एक फीलिंग चाहिए। ऐसे बच्चे क्या है कि जब भी क्लास में कंपैरिजन होगा ना, देखो वो पढ़ रहा है, ये बच्चा नहीं पढ़ रहा है, एकदम से डिमोरलाइज, रहा साहब इनको भूल जाएगा। या फिर चंद्रमा खराब वाले बच्चों में मैंने एक और चीज देखी है, एक बार इनके दिमाग के अंदर कीड़ा आ गया ना, मुझे नहीं पढ़ना है तो मुझे नहीं ही पढ़ना है, और भाई सिर्फ उनका चंद्रमा सही कर दो, वो पढ़ना शुरू हो जाएंगे। बच्चे को अपना तत्व ज्ञान होना जरूरी है। पेरेंट्स को बच्चे के बारे में ये ज्ञान होना जरूरी है। हालांकि आगे जाके बच्चे केतु वाले भी हैं, बच्चे राहु वाले भी हैं, बच्चे शनि वाले भी हैं। शनि वाले बच्चे बहुत स्लो परफॉर्मर होते हैं, धीरे धीरे अपनी गति पकड़ते हैं। प्राइमरी स्कूल में बहुत फिसड्डी होते हैं, जितना जितना क्लासें बढ़ती चली जाती हैं सीरियस होते चले जाते हैं। केतु वाले बच्चे हमेशा के हमेशा अकेले ही रहेंगे, क्लास में बैठ के परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बंद कमरे में बहुत अच्छा पढ़ लेंगे। तो इस तरह से ना बच्चों की कैटेगरी है। लेकिन मेन कैटेगरी है बुध वाले बच्चे, चंद्रमा वाले बच्चे और मंगल वाले बच्चे। सिर्फ इनको पहचान लो। अब मंगल वाले बच्चे को लगातार क्लासरूम में क्रैमिंग करके रटने के लिए कह दो, वो कर ही नहीं पाएगा। अब बुध वाले बच्चे को प्ले ग्राउंड में जाके खेलने के बाद, हॉबी क्लासेस के बाद पढ़ने के लिए बोलो, वो नहीं कर पाएगा। यानी मछली को आप सड़क पे दौड़ने के लिए कह रहे हो और घोड़े को मछली के साथ पानी में रेस लगाने के लिए कह रहे हो, ये संभव नहीं है। आपको पहचानना होगा कि इसका कैरेक्टर क्या है। बच्चा उसके बाद पढ़ेगा और अच्छे से पढ़ लेगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात आती है, और ये जो बता रहा हूं ये बड़ी एक्सेप्शन है जी। कि कई बच्चे हैं जो सच में ना मंगल वाले हैं, ना चंद्रमा वाले हैं, ना मरकरी वाले हैं। पढ़ने बैठो तो वो चिट्स बनानी शुरू हो जाएंगे एग्जाम में ले जाने के लिए, फर्रे बोलते हैं जिसको जी। या जब उनको खेलने के लिए बोलो तो वो जंक खाते रहेंगे, मुझे खेलना भी नहीं है। उनको सिर्फ मोबाइल स्क्रॉलिंग से मतलब है, गेमिंग खेलने से मतलब है, घूमने फिरने से मतलब है। यहाँ पे बच्चे का तत्व पहचानिएगा, उस बच्चे के अंदर भी चंद्रमा ही खराब है, क्योंकि चंद्रमा उस इंसान की मोटिवेशन है। वो बच्चा डीमोटिवेटेड है, उसकी लेयर जो है घर के माहौल में छिपी हुई है। घर आपस में लड़ता है, दीवारें सुनती हैं और बच्चा उन दीवारों की भाषा को समझता है। उस घर के अंदर का जो माहौल है ना जी, वो ऐसा माहौल है जिसको बहुत छोटे बचपन में उस बच्चे ने एब्जॉर्ब किया होता है। अब वो उस बच्चे के फ्रस्ट्रेशन के रूप में सामने आ रहा है, और इस चीज को पहचानना, कुंडली के थ्रू इस चीज को सही करना इमीडिएटली बड़ा जरूरी हो जाता है। और तभी वो बच्चा परफॉर्म कर पाएगा। नहीं तो आज स्टूडेंटहुड में निकम्मा है, कल को अपने वर्किंग डोमेन में जाके एक नई तरह का निकम्मा बनेगा वो, और फिर वो सिविलियन नहीं, समाज पे जो बैगेज होते हैं ना, बोझ होते हैं, उस तरह का बच्चा कहलाएगा। और इसमें गलती उस बच्चे की है भी नहीं, उस बच्चे की है भी नहीं। गलती है उस समय पे उस बच्चे को ट्रीट कैसे किया गया, सारा का सारा खेल उस तरह का है। एस्ट्रोलॉजर को इस चीज को देखना बड़ा जरूरी है। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ ये ना देखे वो नहीं पढ़ रहा है तो उसको चलो जी उसको गुरु सही करवा दो, उसको पढ़ने की जगह पे सरस्वती यंत्र रखवा दो। अरे ये एंड रिजल्ट्स है ना, इसको मत करो। एस्ट्रोलॉजर बाद में है, कंसल्टेंट पहले है। बात करके बच्चे से बात करे, पेरेंट से बात करे, उसके पास्ट में जाए, उसका 4th हाउस भी देखना जरूरी है कि उसका जो अर्ली बचपन था वो कैसा रहा, उसके कंसेप्शन के टाइम पे पेरेंट्स के संबंध कैसे थे, सब चीजों को देखना है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में होलिस्टिक अप्रोच, कि चीजों को टोटलिटी में लेके फिर ही रिजल्ट आएगा। राइट। एक चीज पकड़ोगे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है।
तो अगर हम इसको समझें, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं या बहुत एग्रेसिव होते हैं, तो क्या वो भी इस वजह से होते हैं कि उनके जो कंसेप्शन के टाइम पर उनके मदर फादर का जो है रिलेशन इतना अच्छा नहीं नहीं, था? देखिए कंसेप्शन वाली चीज जो थी वो तो एक जगह पे आके रुक गई। अच्छा, तो वो ठीक है। चार्ट बन गया, वो तो एक तरह का क्यूआर कोड है, सारी जिंदगी उसके माथे पे बना रहेगा, अच्छा, ओके, जो जन्म कुंडली है। ठीक। जो बच्चे बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, वो बच्चे, उन बच्चों की कुंडली में चंद्रमा और सूर्य दोनों पीड़ित होंगे। अच्छा, चंद्रमा क्या है? उस बच्चे का इमोशनल बिहेवियर। ठीक। और सूर्य क्या है? उसकी सेल्फ वैल्यू, कि वो खुद को कितनी वैल्यू देता है, खुद के बारे में सोचता भी है, कि परिस्थितियों को खुद पे हावी होने देता है। और जो बच्चे एकदम से बड़े डिटैच, क्रूर हैं, अगेन उनके चार्ट में केतु जो डिटैचमेंट का कारक है और मंगल जो अग्रेशन का कारक है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हावी हो रखे होते हैं। और बड़ी बात क्या है कि उनके बचपन में ही इनसे जुड़े हुए प्लैनेट्स की दशा चल रही होती है, जो उस समय उन चीजों को ट्रिगर कर रही होती है। ये दशा उम्र के जिस दौर में ट्रिगर होगी ना, उस दौर में ये रिजल्ट आएंगे। आपने कई बार देखा होगा कि लोग कहते हैं कि यार बचपन में तो तू अच्छा था, हाँ, अब बदल गया है जी। वो नहीं बदला, उसकी दशा बदली है। ये दशा जब बीतेगी ये इंसान भी सही हो जाएगा। तो सर, अगर बच्चे के हम करियर की बात करें, तो क्या करियर का भी कुंडली को देखकर ही निर्णय लेना चाहिए कि इस बच्चे को जॉब करनी चाहिए, बिजनेस में जाना चाहिए, या खुद का कुछ करना चाहिए? देखिए मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा वेरी करता हूँ। ओके, कुंडली ना एट्रीब्यूट बताती है। ठीक। अब आप सोचिए कि आज हम जिस बच्चे के बारे में पूछेंगे, आज जो बच्चा 8-9 साल का है, 2040 में जाके वो कमाना शुरू करेगा। आज जो बच्चा अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन वाले दौर में है, 14-15 साल का है, इवन वो भी आज से 10 साल बाद मंडी में आएगा कमाने के लिए। तो तब तक एआई कितनी नौकरियां खा चुकी होगी, तब तक बदलती हुई टेक्नोलॉजी कितने कॉन्सेप्ट्स को चेंज कर चुकी होगी। अब आप सोचो, आज को आप आज का पॉइंट लेके चलो कि आज से 15 साल पहले जिन पेरेंट्स ने एस्ट्रोलॉजर से पूछा होगा कि इस बच्चे को क्या करवाऊं, वो क्या बच्चे आज उसी फील्ड में काम कर रहे होंगे? मे बी नॉट। बहुत संभावना है नहीं। क्योंकि तब क्या था, कॉमर्स थी, साइंस थी और आर्ट्स था। हाँ जी, तीन ही तो फील्ड थे जी। और उन तीनों में आज की डेट में चैट जीपीटी ने टेक ओवर कर लिया है। कितने ही फील्ड बदल गए। तो बच्चे का कॉन्सेप्ट देखो, पहले नंबर पे देखना है कि ये बच्चा किसी का ऑर्डर लेने वाला बच्चा है। अगर किसी का ऑर्डर ले सकता है तो वो बच्चा स्टाफ मटेरियल है। ठीक। क्या ये बच्चा रिस्क ले सकता है? नहीं ले सकता। चार्ट बोल देगा रिस्क नहीं ले सकता, ये वो बच्चा स्टाफ मटेरियल है। ये बच्चा एक एक रन करके अपने स्कोर को आगे बढ़ाएगा, स्टाफ मटेरियल है। एक एक रन का मतलब है हर महीने आने वाली सैलरी। अच्छा। हाँ, ये बच्चा तो खतरों का खिलाड़ी है, अभी बड़े रिस्क ले सकता है। और इसके कुंडली में इसका जो मर्क्यूरी है वो इतना एनालिटिकल है, कमाल है। ये तो व्यापारी मटेरियल है। इसको नौकरी में मत धकेलो भाई, इसको पैसा कैसे संभाला जाता है इसका ज्ञान दो। या फिर इसको लाइफ में आप साइंस लेके देना चाहते हो, डॉक्टर बनाना चाहते हो, अल्टीमेटली इसको सेल्फ एम्प्लॉयड ही बनाना। ये ऑनर मटेरियल है, ये स्टाफ मटेरियल नहीं है। पहले नंबर पे तो इस फिल्टर को चेक करो। ठीक। ये फिल्टर चेक होने के बाद ये किस जॉनर में अच्छा कर सकता है उसमें आएगा। कि अगेन मर्क्यूरी अच्छा है तो उसको मैथ में भेजो। उसके 10वें भाव के साथ किसी ना किसी तरह से चंद्रमा की एनर्जी जुड़ी है, 6ठे भाव के साथ चंद्रमा की एनर्जी जुड़ी हुई है किसी भी तरह से, तो हीलिंग इंडस्ट्री में भेजो। अब हीलिंग में सिर्फ नीट क्लियर करके डॉक्टर ही नहीं होता, हीलिंग में नर्सिंग भी होती है, हीलिंग में अल्टरनेटिव साइंसेस भी होती हैं। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो हीलिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हो वो उसमें जा सकता है। तो एस्ट्रोलॉजर सिर्फ इंडस्ट्री बता सकता है, कौन सा कोर्स इसको लेके दो वो तो पेरेंट्स और बच्चा मिलकर डिसाइड करे। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ बताएगा बड़ी ब्रैकेट में इस बच्चे का रुझान किस तरफ हो जाए। क्योंकि कहावत है ना कि जब आपकी हॉबी आपका प्रोफेशन बन जाती है तो हम जीवन में ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और इसमें बच्चे से पूछने की जगह, क्योंकि बच्चों से जब पूछा जाए ना तो बच्चे पेयर प्रेशर में होते हैं कि मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स ने तो ये सब्जेक्ट ली है, मैं भी ये लूंगा, या मेरा स्वैग ज्यादा किसमें होता है मैं तो वो लूंगा। बच्चे की बातों पे पूरी ही तरह से यकीन तो मत ही करिए। हर बच्चा इतना सिंसियर नहीं होता है छोटी उम्र में। राइट। तो उन दिनों में आपने ये देखना है
कौन सा काम करने में ये बच्चा हैप्पी फील करता है। हम ठीक। हमारे हर घर में एक ऐसा बच्चा होता है ना, जिससे हम किसी ना किसी फंसी चीज पे कहते हैं, यार अच्छा मोबाइल की सेटिंग करनी, इससे करवा लो, ये चीज खराब हो रही है, इसको बुलाओ। ये उस बच्चे का नेचुरल एट्रीब्यूट है, उसको एक्सप्लोर करो। और जब वो चीजों में ये बच्चा अभ्यस्त हो जाएगा ना, क्वालिफाइड हो जाएगा, देखिएगा कि किस तरह से उसका करियर रिचनेस की तरफ बढ़ता है। वंडरफुल। अच्छा सर, आपने एक चीज़ जो बोली, अगर हम समझें, आपने कहा कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों से पूछने के बजाय उसको समझें कि किस चीज़ में उसका रुझान ज़्यादा है या इंटरेस्ट ज़्यादा है। इसमें ना एक चीज़ और आ जाती है, जब हम पेरेंट्स और बच्चों की बात करें, जब करियर चुनने का समय होता है तो बच्चों की एक उम्र होती है जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा दूर होते हैं, थोड़ा सा बड़े हो रहे होते हैं, समझ में उनको कुछ आ नहीं रहा होता, अपने बारे में खुद को समझना चाहते हैं, बाहर की दुनिया को जानना चाहते हैं, पेरेंट्स को भी समझना चाहते हैं, तो आपस का एक रिलेशनशिप थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा होता है। कई बार देखा जाता है पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं बच्चे, या बच्चे को कुछ समझाएं पेरेंट्स तो वो भी नहीं समझ रहे होते हैं। तो रिलेशनशिप्स क्यों खराब हो रहे होते हैं बच्चे और पेरेंट्स के? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। हाँ जी। पहले नंबर पे एक तल जो घर के भवन के लेवल पे चलता है, ठीक। कि वो बच्चे का बेडरूम कहाँ पे है, अच्छा। उस बच्चे के थ्रू घर के भवन की कौन सी एनर्जी बोल रही है, ओके। और दूसरे नंबर पे उस बच्चे के थ्रू उसकी कौन सी दशा बोल रही है। ये तो एक चीज हो गई, ये एक ही चीज के दो पहलू हैं। अच्छा, ठीक। ओके। फिर आ गई दूसरी चीज। हम्म। दूसरी चीज है कि इस बच्चे के घर में इसके अर्ली बचपन में पेरेंटिंग कैसी हुई है। जैसे कि बेटा सदा सच बोलो, बाहर अंकल को जाके बोल दो मैं घर पे नहीं हूं। अब जी। बच्चा देखने से सीखता है, सिखाने से नहीं सीखता जी। है। हमने बच्चे के सामने बचपन में जाने अनजाने में इस तरह के बिहेवियर कर दिए कि बच्चे को लगा यही सत्य है। मैं गलत थोड़े कुछ कर रहा हूं। हमने बच्चे को अपने पेरेंट्स के साथ, यानी बच्चे के दादा दादी के साथ भी मेल बिहेव करते हुए देखा। अब कोई शिकायत का मुद्दा नहीं बचा, क्यों बच्चा आपके साथ बुरा बिहेव कर रहा है। पेरेंट्स को आपस में शाउट करते हुए देखा। बचपन में हर बात पे बच्चे को ओवर पोजेसिव होकर पेरेंट्स द्वारा रोकते हुए देखा। अब वो स्प्रिंग इफेक्ट होता है, जो बच्चा उछल के सामने आता है। कई बार पेरेंट्स इतने प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि अपने प्रोटेक्शन में बच्चे को बहुत ज्यादा सफोकेट कर देते हैं। और जो ही बच्चे के हार्मोन चेंज होते हैं, बच्चा कुछ करने लायक होता है, वो रिएक्ट कर जाता है। जिस बच्चे का उस समय दशा रिएक्टिव चल रही होगी वो बड़ा लाउड रिएक्शन करेगा। जिसकी बहुत इनवर्ट दशा चल रही होगी वो डिप्रेस हो जाएगा, वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेगा, गुम हो जाएगा एकदम से। जी। लेकिन हर हालत में ये इसके करियर ट्रैजेक्टरी पे तो फर्क डालता ही डालता है। तो उसके करियर की ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी वो डिपेंड करता है कि बच्चे का बचपन कैसा रहेगा। तो ये सभी पेरेंट्स के लिए मेरा मैसेज है, बच्चे के चार्ट में चंद्र केतु हो, बच्चे के चार्ट में अच्छे प्लेनेट हो, राजयोग हो, बुधादित्य योग हो, ये बाद की बातें हैं। बच्चा समझने लायक बनता है 2-2.5 साल की उम्र से। तब से लेके बच्चे की 10 साल की उम्र तक का ये जो फर्क है ना, बड़ा गहरा फर्क है। इसके भीतर आपस में आप लाख मियाँ बीबी अपनी शिकायतें शिकवे कर लो, बच्चे के सामने हमेशा वेल बिहेव करो। जैसा आप बच्चे को बनाना चाहते हो, बच्चे को तब बन के दिखाओ। आप नेचुरली नहीं कर सकते हो, पोज फॉर इट। इतना कर लो, ये बच्चे की जन्म कुंडली के 20 दिक्कतों को ये चीज अपने आप डाइल्यूट कर देती है। लेकिन ये सुनने में बोरिंग है ना, क्योंकि हमें तो चूरन चटनी चाहिए। राइट। हमें तो कुछ पहना दो, कुछ दान करने के लिए बोलो, ताकि तुरंत हमारा बच्चा सही हो जाए। और ऐसा होता नहीं है। एफर्ट्स ही नहीं करना, एफर्ट्स नहीं करना है। और एक और ह्यूमन नेचर है ना, हम सारी की सारी दिक्कतें जो हैं या तो प्लैनेट्स पे डालेंगे या किसी और पे डालेंगे। हमने थोड़े किया है, ये तो कर्म ऐसे थे कि हो गया जी। भाई कर्मों ने पहले आपके थॉट प्रोसेस को चेंज किया, फिर उस थॉट प्रोसेस ने आपकी सिचुएशंस बनाई। अब जब सिचुएशन बन गई हैं, आप ये मानने के लिए तैयार नहीं हो ये क्यों बनी। राइट। तो एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये सिर्फ आपके लिए क्या दबा दो क्या प्रवाह कर दो उसका नाम नहीं है। एस्ट्रोलॉजी इस चीज का भी नाम है कि ये क्यों हुआ। जब आपका ये वाई क्लियर हो जाता है ना, तो आपके जीवन में 20 और चीजें सही होनी शुरू हो जाती हैं। तो जो चाइल्ड अपब्रिंगिंग है ना, कहते हैं बच्चे को दुनिया में लाना जो है ये उपलब्धि नहीं है,
बच्चे की पेरेंटिंग करना एक उपलब्धि है। राइट। और बहुत कम पेरेंट्स इस उपलब्धि को जीत पाते हैं। राइट। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी आपसे कि जब अपब्रिंगिंग की बात आती है बच्चे की, तो आजकल हम लोग अपब्रिंगिंग पर जा रहे हैं कि बच्चे की जेंटल अपब्रिंगिंग करनी चाहिए। हमारे समय में जब कोई गलती कर देते थे तो पिताजी या माताजी चांटा लगा देते थे या ज़्यादा डांट देते थे, गुस्सा कर देते थे। अब वो भी नहीं करने को मना कर रहे हैं लोग कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। तो सर, ये जेंटल अपब्रिंगिंग, इसका क्या रोल है? क्या ऐसा करना चाहिए या गलती पर उसको ज़्यादा अच्छी तरह से डांटना चाहिए या बैठ के समझाना चाहिए अरे इसको? बिल्कुल डांटना भी चाहिए। कहते हैं स्पेयर द स्टिक स्पॉइल द चाइल्ड, ये कहावतें भी तो बनी हुई हैं। तो जिन पेरेंट्स ने, देखिए पेरेंट्स ना मैं 3 तरह के मानता हूँ। अच्छा। पहले पेरेंट्स हैं सॉफ्ट अपब्रिंगिंग वाले, जिनको मैं बोलता हूँ एटीएम पेरेंट्स। ओके। एटीएम। एटीएम पेरेंट्स, बेटा बताओ कितने पैसे चाहिए। ओके। वो पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए वो पेरेंट्स एटीएम है। हम्म। वो पेरेंट्स क्या कहते हैं, इतने पैसे तुम पे लगा दिए, तुम्हें शर्म ही नहीं है। तुम्हें क्या पता हम अपनी कौन सी जरूरतों को खत्म करके तुम्हारे लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। यानी उनके लिए बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट करना, स्पेंड करना ही एकमात्र सच है। फिर दूसरे पेरेंट मैं कहता हूँ रेसिंग पेरेंट्स। उसके बच्चे की 3 हॉबी क्लासेस हैं, मेरा बच्चा 4 लेगा। बच्चा जो 2-2:30 बजे स्कूल से आता है, रात 7 बजे तक एक क्लास से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। बच्चे का बचपन छिन गया। राइट। फिर आते हैं बैलेंस्ड पेरेंट्स, जहां जो बच्चे के लिए जरूरी है एक आधी हॉबी क्लास वो भी करवाएंगे, बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे, जहां उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करना है वो भी करेंगे। ये होते हैं बैलेंस्ड पेरेंट्स, जो बहुत कम होते हैं। ज्यादातर पेरेंट्स या एटीएम है या रेसिंग पेरेंट्स हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पेरेंट्स ना जानबूझ के सॉफ्ट नहीं है। जो बचपन में उनकी सुताई हुई थी, धुनाई हुई थी ना, ये उसका पश्चाताप कर रहे हैं बच्चे को एकदम से छोड़ के। और मैं एक और बात पे शेयर हूँ, जब ये वाली जनरेशन बड़ी होगी ना 2035 2040 में, ये फिर से धुनाई करने वाले पेरेंट्स बनेंगे। जो हमें मिला हम आगे नहीं देना चाहते, हम उसे डिफरेंट करना चाहते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। जी। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि अगर बच्चों के सिबलिंग्स में बहुत सारे डिस्प्यूट हम देखने को मिलता है, पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं थोड़ी गलती होती है कि फेवरिज्म पेरेंट्स करते हैं। तो ये क्यों, मतलब इसको थोड़ा सा बताइए कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और जो सिबलिंग्स के डिस्प्यूट है वो ख़त्म कैसे? देखिए, सबसे पहली बात, ये जो सिबलिंग राइवलरी है ना, ये कुंडली में 3rd हाउस होता है सिबलिंग्स का। 3rd हाउस ही होता है आपके जुर्रत का। अच्छा। तो ये इसके भी जो बीज है ना, ये 4th हाउस में अपब्रिंगिंग में ही है। ठीक। कि बचपन में क्या होता है कि माँ ने तेरी तरफ ज्यादा ध्यान दिया, मेरी तरफ नहीं दिया। या घर के अंदर ना सारा काम तो मैं करता हूँ, लेकिन एंड पे खाना उसको पहले मिलता है। बचपन में ये चीजें पहले आई, और बड़े होके ये चीजें प्रॉपर्टी पे तेरा हिस्सा कम, मेरा हिस्सा ज्यादा पे कन्वर्ट हो गई। एक फैक्टर ये होता है। दूसरा फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर है ये होता है लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डिग्निटी, जो कुंडली का सूर्य और लग्न बताता है। जिन भी कुंडलियों में सेल्फ डिग्निटी की कमी होती है ना, उस घर में जब जब बहुएं आती हैं, वो अपने थॉट प्रोसेस को इंस्टॉल कर देती हैं अपने हस्बैंड के दिमाग में। ये फाइल इंस्टॉल किनके दिमाग में होती है? जिनका अपना सूर्य वीक होता है, अपनी सेल्फ डिग्निटी कोई नहीं होती। तो फिर क्या होता है कि भाई तो बड़े अच्छे होते हैं, बहुएं आने के बाद वही भाई जो है प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे होते हैं। और फिर तीसरी बात होती है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी बहुत बुरे राहु की दशा चल गई, बहुत बुरे शनि की दशा चल गई, जिसने फॉर सम इयर्स इतना बुद्धि पे पर्दा डाल दिया कि इंसान अपना तो हिस्सा लेना ही चाहता है, अपने सिबलिंग्स का भी ले लेना चाहता है। ये ज्यादातर राहु की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि राहु कहता है सब कुछ मेरा, कुछ नहीं तेरा। तो ये वाले जो 3 फैक्टर है ना, ये सिबलिंग राइवलरी के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। मैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर डेफिनेटली जब भी सिबलिंग राइवलरी की या ऐसे मुकदमों की बात आती है ना, तो क्लाइंट को बिठा के पहले ये वाली हिस्ट्री जरूर जांचता हूँ, और उसी से सही नब्ज को पकड़ के उपाय करवाने में मदद मिलती है। वाओ, वंडरफुल सर। ये बहुत लगभग हम इस पॉडकास्ट के अंत में पहुंच चुके हैं और आपसे बहुत अच्छा इंसाइटफुल कन्वर्सेशन रहा। मैं चाहूंगी कि लास्ट में एक टिप आप हमारे व्यूअर्स को दें। देखिए, मैं एक ही टिप दूंगा। ओके। पहले नंबर पे वो कपल्स के लिए जो अपनी फैमिली को प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं,
ओके। कि भाई फैमिली प्लान करने के लिए अपने मनी मैटर्स को बाद में रखना, अपने आपसी तालमेल को, आपसी इमोशनल कनेक्ट को पहले रखना, तभी अच्छा बच्चा दुनिया में आएगा। फिर अपब्रिंगिंग वाले पेरेंट्स को, अपब्रिंगिंग वाले पेरेंट्स के लिए सिर्फ इतना कि बच्चे को उसका बचपन जीने दीजिए, उसके बचपन को मेमोरी बनाइए, एक प्रिजनमेंट मत बनाइए, पनिशमेंट मत बनाइए। वो बच्चा बड़ा होके बोले शुक्र है मैं बड़ा हो गया, ये मत बोले। वो अपने बचपन को याद करे जैसे आप करते हो, राइट। क्योंकि बचपन अच्छा होगा तो वो लाइफ में कहीं पे भी जाके अपनी जड़ें पकड़ लेगा, कर लेगा कुछ ना कुछ अच्छा। परिस्थितियों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हमारा कंट्रोल होता है अपने इनर सेल्फ को स्ट्रांग बनाने में। वो अच्छे बचपन से ही बन पाता है। और तीसरे नंबर पे कि आपका अपने बच्चों के साथ क्या रिलेशन है, वही जो आपका अपने पेरेंट्स के साथ रहा। बच्चे जो है ये देख के सीखते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे दादा दादी के लिए क्या किया, वही आपके बच्चे आपके बुढ़ापे में आपके साथ करने वाले हैं। इस बात को लिख के रखिएगा। इतनी भर चीज़ें हैं। एस्ट्रोलॉजी डेफिनेटली हर जगह पे हमें गाइड करने का काम तो करती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी ही हमारे थॉट प्रोसेस को बनाती है। और मुझे लगता है कि आज हमने थॉट प्रोसेस पे चर्चा ज़्यादा की है। राइट। आई थिंक हमें इस पर चर्चा करने की ज़रूरत भी ज़्यादा थी, क्योंकि थॉट प्रोसेस अगर बेटर होगा तभी जो बच्चा ज़िंदगी में आ रहा है, दुनिया में आ रहा है, उसका कल बेहतर होगा और आज बेहतर होगा। Yes. राइट। तो थैंक यू सो मच योगेश जी, आपका बहुत वैल्यूबल धन्यवाद टाइम देने अर्शिका, के लिए। बहुत थैंक यू सो बहुत मच। धन्यवाद, शुक्रिया। दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में तो इतना ही। आज हमने बहुत कुछ जाना, चाइल्ड कंसीव होने से लेकर उसकी बर्थ तक और उसके करियर तक, पूरी जर्नी को हमने समझा कि कहाँ पर पेरेंट्स या चाइल्ड या बच्चा खुद गलती कर देता है और कहाँ समझने की ज़रूरत है, एस्ट्रोलॉजिकली हमें उसको किस तरह से देखना है। और अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में किसी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनका माइंडसेट देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह के इंसान के पास आप जाते हैं वो उस तरह की चीज़ें आपको बताएंगे, और अगर वो चीज़ें आप करते हैं तो हो सकता है अर्थ का अनर्थ भी हो जाए। लेकिन एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास अगर आप जाते हैं तो चीज़ें बेहतर से बेहतरीन हो जाती हैं। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में तो इतना ही। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं डॉक्टर योगेश शर्मा से, कांटेक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।